नमस्कार दोस्तों, गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज जो है हम काइनेटिक्स में की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चंस देखेंगे जो आर्हेनियस थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। नीट में, जीई में, आईआईटी जेम में, डिफरेंट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स में जैसे डीयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है नहीं, आईआईटी जेम में और नेट में और गेट, बहुत सारी एग्जाम कवर की है। लगभग 30 के करीबन क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे अपन को यहाँ पे देखने हैं। करें स्टार्ट, आ जाइए। तो देखिए, अब हम जो काइनेटिक्स के हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले लोअर एग्जाम्स की बात करेंगे, फिर हायर एग्जाम्स की बात करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, आराम से एनालिसिस करो, देन आफ्टर आपको आंसर देना है। ये बोल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एनर्जेटिक क्राइटेरिया में आपको पूरा का पूरा समझाया हुआ है। ये आपकी एक एक्टिवेशन है, इसको अपन फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के लिए, और इसकी अपन बोलेंगे बैकवर्ड के लिए। देखो आराम से समझना। अब आपको किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है? फॉरवर्ड की एनर्जी बैकवर्ड से ज्यादा लग रही है, तो मिल गया आंसर आपको। क्लियर है? कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की आपको एक्टिवेशन दे रखी है, एनर्जी दे रखी है। तो इसका भी अपन उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। देखो आराम से, इस बार आप देख पा रहे हो कि फॉरवर्ड की जो है वो 180 है और बैकवर्ड की जो है वो कितनी है भाई? 200। चेक कर लो आराम से, दे रखी है आपको। अब ये बोल रहा है कि जब कैटालिस्ट आएगा तो कैटालिस्ट अपन लेके आए, कैटालिस्ट लेके आए तो एवरेज एनर्जी इसको तो कोई दिक्कत देगा नहीं। कैटालिस्ट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो ये 100 से डिक्रीज कर रहा है, 100 किलो जूल से डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो 80 रहेगी और ये कितनी रहेगी आपकी? 100। एक चीज ध्यान रखना, चाहे ये एक्टिवेशन एनर्जी कितना भी चेंजेस हो, जो रिएक्शन की एंथैल्पी है वो ही रहेगी। यहाँ पे ये 20 है, 200 माइनस 80, और यहाँ पे भी 100 माइनस 80 रहेगी। 100 माइनस 80 कितना आ गया आपका आंसर? 20। बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, गौर से देखो, आराम से पढ़ो, एनालिसिस करो, देन आफ्टर आपको आंसर देना है। कौन सा स्टेटमेंट ये सही है इसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पे आर है नहीं, बाकी के आर रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, एड्सॉर्प्शन फैक्टर नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, रेट कांस्टेंट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये वाला आंसर ज्यादा सूटेबल है। हालांकि ये भी करेक्ट है, आर जो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आराम से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। Two reactions R1 and R2 have identical pre-exponential factor, यानी कि आपके पास एक रिएक्शन R1 है, एक रिएक्शन R2 है। इसके लिए K1 दे रखा है, इसके लिए K2 दे रखा है। A एक्सपोनेंशियल माइनस EA1 RT, ठीक है, और इसके लिए भी दे रखा है EA2 RT। टेम्परेचर दोनों का एक ही दे रखा है, वो 300 केल्विन है, कोई दिक्कत? और ये पूछ रहा है कि ln K2/K1 क्या होगा? बिल्कुल सिंपल, आराम से। तो आपको पता है अपन ने इक्वेशन निकाली है, वो था ln K2/K1। अभी स्टेटमेंट को और पढ़ेंगे अपन, EA1/RT माइनस EA2/RT, कोई दिक्कत? अब यहां से जो है अपन RT अलग ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? RT अलग ले लेंगे,
तो यहाँ पे बन गया आपका EA1 माइनस EA2, ये लेना है। और साफ साफ बोल रखा है इसमें कि देखो यहाँ पे लिख रखा है एक्टिवेशन ऑफ R1 एक्सीड दैट ऑफ R2, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ R1 है वो R2 से ज्यादा है, कितनी है 10 किलो जूल, यानी कि ये डिफरेंस अपने पास आ गया, कितने का आ गया 10 किलो जूल का आ गया, 10 किलो जूल मोल इनवर्स का आ गया है। कोई डाउट? 10 किलो जूल मोल इनवर्स का आ गया। अब समझने की कोशिश करना, आर की वैल्यू आपको होता है 8.314 इंटू 10⁻³ कितना -3 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टी की वैल्यू यहाँ पे 300 केल्विन दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा 300 केल्विन। इसको सॉर्ट आउट कर लेना, सॉर्ट आउट के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो देख लेना कितना आएगा। इसका आंसर जो है चेक कर लेते हैं अभी अपन, वो लगभग 4 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करके देख लो ना ऐसे ही आप, ln K2/K1 और ये हो गया आपका 10 और ये किलो जूल से किलो जूल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10 किलो जूल आ रहा है, 10 किलो जूल डिवाइडेड बाई, इसको अपन काम करते हैं जूल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको जूल में ही ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 8.314 इंटू 300 केल्विन। ठीक है, तो 00 से 00 गया 100, ये कितना हो गया 25 के आसपास आ रहा है, 8 × 24, ये 25, आंसर क्या आएगा इसका 4 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, इजी था एकदम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपन चेक करेंगे वो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो 500 केल्विन पर हो रही है। देखो आराम से समझने की कोशिश करना बेटा, कहाँ हो रही है 500 केल्विन पर हो रही है। देखो इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड वो कितना होगा 400 केल्विन होगा टेम्परेचर रिक्वायर्ड। अब ये सीधा सीधा बोले एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है अपन को, ठीक है नहीं है। और साथ में ये बोल रखा है कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, कहाँ से 20 किलो जूल मोल इनवर्स से लोअर कर देता है, कोई दिक्कत। और रेट जो है वो है आपकी सेम है, समझना कोशिश, आप समझना ln K2/K1, ln की टर्म में लिख लो इसको या log की टर्म में लिख लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। log K2/K1 है, ठीक है, वो है EA1 2.303 RT, ये बेटा माइनस EA2 2.303 RT। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सेम टेम्परेचर था, इस वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर अलग अलग है। और यहाँ पे K1 और K2 क्या कर रखे हैं उसने बराबर कर रखे हैं। अगर K1 K2 बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी 0 होगी, तो इन दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, इनको इक्वल कर लेते हैं, ये इक्वल होगा। इक्वल में देखो R से R कट जाएगा, 2.303 से कट जाएगा। अब जो इक्वेशन अपने पास बची है वो बची है EA1, यहाँ पे कितना है भाई 500 केल्विन है, ठीक है, EA1 जो है वो 500 केल्विन है और EA2 जो है अपना वो है 400 केल्विन, ऐसे ही है दोनों की से। अब ये कैंसिल आउट हुए, ठीक है नहीं। अब ये क्या बोल रहा है आगे पढ़ लो, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ये बोल रहा है कि इफ कैटालिसिस लोअर द एक्टिवेशन बैरियर, वो 20 किलो जूल से क्या कर रहा है उस बैरियर को लोअर कर रहा है। कौन? कैटालिस्ट लोअर कर रहा है। कैटालिस्ट जब लोअर करेगा तो आप सोचना किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। मान लो कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी x है, तो ये कितनी हो जाएगी x - 20, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगी 5
x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4, ये इधर गया, देखो 4 आ गया इधर, ये 4x हो गया, ठीक है नहीं है, और ये 5x और माइनस 100। अब एक काम करो, इसको तो इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू कितना आ गया 100 किलो जूल आया, नहीं किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया आपका 100 किलो जूल मोल इनवर्स हो गया। समझ में आया बेटा, इजी था ये भी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच में कर्व, हाँ बंद करके बोलोगे, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट का ग्राफ है या पैराबोलिक इंक्रीमेंट का कर्व है, क्या बोलोगे, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट या पैराबोलिक इंक्रीमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट जो है अपन चेक करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो है अपनी रॉकेट प्रॉब्लम आएगी, पहले इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं फिर रॉकेट प्रॉब्लम देखेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से क्या सही है, और ये मोर देन वन करेक्ट आंसर है। आराम से सोचो, एनालिसिस करो और आंसर देने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि पहला क्या है, ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज ए फास्ट रिएक्शन, गलत बात है। ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है तो इसका मतलब ये समझ जाना कि वो फास्ट रिएक्शन नहीं है बेटा, कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, समझ में आई। दूसरा है रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंस वो ज्यादा शो करेगी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस कम शो करेगी, और जिसकी जीरो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस शो ही नहीं करती। ये स्टेटमेंट भी सही है। और नेक्स्ट है द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ए मेजर रेट एट विच कोलिजन अकर irrespectively of their energy, बिल्कुल सही बात है ये भी, ये समझ में आया। इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी, क्या हो जाएगा बेटा, बी सी डी। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपन रॉकेट प्रॉब्लम की तरफ। रॉकेट प्रॉब्लम मैंने उनको नाम दिया है जो हायर एजुकेशन में पूछी जाती है, गेट में, जैम में, है ना, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, नीट जी की आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम है, हर कोई कर सकता है। जो व्यक्ति इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेगा और देन आफ्टर वो प्रॉब्लम अप्रोच करेगा या वो प्रॉब्लम अप्रोच करके ये प्रॉब्लम सोल्व करेगा, ठीक है, उसको अच्छा फील होगा। कुल मिला के बात ये। चले बेटा, तो देखो रॉकेट प्रॉब्लम क्या है अपन देखने जा रहे हैं। रॉकेट प्रॉब्लम चेक करेंगे, रॉकेट प्रॉब्लम चेक करेंगे। तो तैयार हो रॉकेट प्रॉब्लम के लिए, कर दूं स्टार्ट, तो येलो भैया स्टार्ट। पहली प्रॉब्लम रॉकेट प्रॉब्लम, तो देखो पहली प्रॉब्लम क्या है अपनी, वही log k और 1/t के बीच में ग्राफ, ये आ गया आपका, कोई दिक्कत, देखते ही आंसर हो रहा है। अगर कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन log k, ठीक है, log a माइनस EA/2.303 R1/t, तो ये तो अपना y पर है, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका स्लोप हो गया, और ये जो है x पर प्लॉटेड है। चेक कर लो आराम से 1/t x पर प्लॉटेड है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आराम से चेक करना है आपको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चनों में से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं तो आप नॉर्मली देखने पर कर लोगे। देखो इधर पहला जो क्वेश्चन है इसकी समझने की कोशिश करना, आप इसको समझने की कोशिश करना। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये बताना। देखिए कोई ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो जाती है कब, जब टेम्परेचर 25 से अपन 35 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है, और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल जो होता है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और बोल्टेजमान ने भी इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, ऐसे ग्राफ बनाकर, ऐसे पहले तो ये ग्राफ बनाया, फिर ये बनाया, फिर इसके अंडर का एरिया चेक किया उसने, क्या किया, इसके अंडर का एरिया चेक किया। तो ये जो एरिया है
ऊपर वाला वो डबल पाया गया इस एरिया से, ठीक है भैया। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये एक्चुअल में क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट है इन आरएनएस प्लॉट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आपको पता है क्या है, एलएन, कोई दिक्कत ही नहीं, देखने पर ही पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, बताया था मैंने। इसमें पैराबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक अलग चीज होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, क्योंकि अपनी इक्वेशन ही यही है, देखो है ना, इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट का है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ ए इक्वेशन। ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, वही आरएनएस इक्वेशन देखी। अब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर अप्रोचेज इनफाइनाइट, टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो देखो क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये इनफाइनाइट होगी और इसकी वैल्यू होती है माइनस, क्या होती है, जीरो होती है, जीरो। और इसको अपन ऐसे ले सकते हैं ए, ये देखो इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे के और ए क्या हो जाता है आपका बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आरएनएस इक्वेशन कौन सी है, चेक कर लेना बेटा, ये वाली। अब आप कहोगे सर रॉकेट प्रॉब्लम जो है वो फुस प्रॉब्लम है, फुस नहीं है बेटा, रॉकेट प्रॉब्लम अब आएगी। ये तो ये क्या है कि पार्ट ये आपके दो होते हैं बी और सी, ये बी पार्ट में पूछी हुई प्रॉब्लम और बी पार्ट में प्रॉब्लम पूछी हुई हमेशा इजी होती है, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे अपन। देखो ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से चेक करना है। इसमें दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन 1 सेकेंड 10 सेकेंड, यानी कि आपको दे दिया log K2 अपॉन K1, ठीक है नहीं है। इसको दे दिया आपका 10 और इसको दे दिया 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हुई 1 पूरे की, log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, और 300 एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, आप आराम से चेक कर सकते हो इसको, ठीक है नहीं है। तो इसको चेक करना मैं लिख देता हूँ कैसे चेक करेंगे। अपनी इक्वेशन होती है log K2 अपॉन K1, ठीक है, ई ए 2.303, यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। इसको इससे कर सकते हैं, आपको ये तो निकालना है, ये हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर ये आएगा। करके देख लो, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाना बता देना, मैं अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 87 के आसपास, देखो कितनी दे रखी है, 87 किलो जूल मोल इनवर्स दे रखी है, और रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट वो पूछ रहा है कि 37 और 50 के बीच का जो है वो रेशियो क्या होगा। तो अपन ये चेक कर लेते हैं बेटा, log की ले लेते हैं, तो कितना आएगा बेटा, ये आ गया K37 डिवाइडेड बाई K50, ठीक है बेटा। ई ए अपन को दे रखी है 87, लिख लेंगे अपन हाथों हाथ ही, क्या दे रखी है बेटा, 87 दे रखी है, ये देखो 87 दे रखी, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2.303, और यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू अपन ले लेते हैं, टाइम है किलो जूल में ना, तो ये ले लेते हैं अपन 8.314 ले लिया, और इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो जूल में आ जाए, ठीक है। अब 37 का मतलब होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन, और इसका मतलब होता है कितना होता है भाई, इसका मतलब होता है 288, तो इसका डिफरेंस अपन लेंगे तो 22 के आसपास आएगा, देखो 22 के आसपास ही आ रहा है। 310 माइनस 288 डिवाइडेड बाई 310 इंटू 288, ठीक है। और यहाँ से आप इसका रेशियो निकालना चाह रहे हो तो ये लगभग 13.1 के आसपास आएगा, 13:1 के आसपास आएगा। कर लेना कैलकुलेट, इसकी पूरे की वैल्यू 13 आएगी, 13 आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ए इन आरएनएस इक्वेशन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ध्यान रखना आरएनएस फैक्टर जो है ए, वो किस पर डिपेंड करता है, जिस पर के डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, के। तो के किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है केवल और केवल। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, डी एनर्जी ऑफ
एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, आराम से चेक करना। ये क्वेश्चन जो है आपको दिख गया होगा, नेट वगैरह में या IIT-JEM वगैरह में पूछे हुए हैं। पहला है फॉर ए रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट 25 इट डबल व्हेन टेम्परेचर इज राइज 45। आप देखो इधर आपने 20 डिग्री का इंक्रीमेंट किया है और ये पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। सिंपल तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डबल हो गई है, यानी कि log K2 अपॉन K1 की वैल्यू आपकी log 2 की वैल्यू होगी। लेकिन इसने ब्रैकेट में क्या दिया है, ln के टर्म में ही कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो एक काम कर लेते हैं अपन, इसको ln कर लेते हैं बेस ई, और इसकी वैल्यू 0.693 आ गई। क्लियर है, 0.693 आ गई। और ये होता है आपका ई, आपको कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे R की वैल्यू है और यहाँ पे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। दो टेम्परेचर दे रखे हैं 25 और 45। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो E की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। आप ये चेक कर लेना, किलो जूल में दे रखा है, किलो जूल में पूछ रहा है, काय में पूछ रहा है, किलो जूल में। इसलिए 10⁻³ से यही मल्टीप्लाई हो गया। क्या करोगे, मल्टीप्लाई, या इसको डिवाइड करके एक ही बात है बोलो। और यहाँ पे टेम्परेचर अपन कितना लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया आपका 25 का मतलब 298 हो गया, 48 का मतलब कितना हो गया 228 हो गया, 228 ही हो गया। हाँ जी, ये हो गया 328 माइनस 298। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 20 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि ये 218 218। ठीक है, तो 318 इंटू 298 को जब, अब इसको सोल्व कर लेना, पूरे को क्या कर लेना, पूरे को सोल्व कर लेना। और सोल्व करने पर जो भी आएगा वो देख लेना कितना आएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए, ये का वो आना चाहिए 27.29 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास आएगा। सो तो आपको ही करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है। नहीं है, सेम क्वेश्चन है, वो का वो क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी फिर पूछ रहा है, देख लो आराम से, ठीक है। नहीं है, लेकिन इस बार जो है इसने डबल नहीं किया है, इसने 160 कर दिया है। क्या कर दिया, 160। तो log 160 डिवाइडेड बाई 8। बाकी की इक्वेशन यही रख लेना और जो बने वो बना देना। और यहाँ से EA की वैल्यू निकाल के मेरे को कमेंट और सेक्शन में जाके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फॉर ए रिएक्शन द रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो आपको मिला है ये। और ये पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ध्यान रखना, आपका K A एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT से कंपेयर कर लो इसको, तो फिर 5.4 इंटू 10⁻⁻11 एक्सपोनेंशियल माइनस 50। तो इसका मतलब ये वाला जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो जब एक्सपोनेंशियल माइनस 50 एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT लेंगे तो EA अपॉन RT इक्वल टू कितना आएगा, 50 आएगा। EA की वैल्यू चाहिए तो R और T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R की वैल्यू काय में पूछ रहा है, ये जूल में पूछ रहा है, इसलिए सिंपल 8 4 3 2 1 लेना। और 27 ले रहा है इसलिए 300 लेना। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 1,25,000 के आसपास आएगा। ठीक है, जूल मोल में उसमें करके देखना, नहीं हुए तो बता देना। वैसे तो मल्टीप्लीकेशन ही, मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, ठीक है। नहीं है, लगभग इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो आप इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं ये वाला। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है कि ln k और 1/t के बीच में जैसे जैसे 1/t की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी 1/t की वैल्यू यानी टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो क्या होगा, 1/t की वैल्यू बढ़ने पर आपका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अपन ने देखा था, ये शुरुआत में भी देखा था, ln k और 1/t के बीच में ग्राफ ऐसा आता है। तो अब डिक्रीजेज वाला देखना है अपन को, लीनियरली डिक्रीज होएगा,
ठीक है नहीं है, तो लीनियर डिग्री जो होगा 1/t के साथ होगा। ln के डिक्रीजेज लीनियरली विद 1/t, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं रियल में रॉकेट प्रॉब्लम बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें दमदार कंसेप्ट लगेगा आपको। आरएनएस इक्वेशन की डेरिवेशन के बीच में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सोल्व करते हैं अपन, चलो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपने पास इक्वेशन दी हुई है बेटा, आराम से समझना, k इक्वल टू AT² एक्सपोनेंशियल माइनस E0RT, ये दी हुई है। अब ये बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी और E0 में रिलेशनशिप क्या है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किससे दी जाएगी। पहली चीज अपनी जो इक्वेशन है KA माइनस EA/RT, वैसी तो नहीं है, वैसी इक्वेशन तो नहीं है, कुछ अलग है। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान रखें, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका नेचुरल लॉग ले लो, ln k, ठीक है, और ये हो जाएगा 2ln t, यानी 2 की पावर आगे चली जाएगी, लॉग करने में लगा दिया, और ये हो जाएगा माइनस EA/RT, कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ठीक है बेटा। और इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 कांस्टेंट आ गया आपका, और ln t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका, इसका माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस EA/RT² हो जाएगा, हो गया। अब देखो इधर आपने एक इक्वेशन देखी थी शुरुआत में जब डेरिवेशन अपन ने की थी, तो ln k डेरिवेशन में आया था ये EA/RT² आया था, कॉमन इक्वेशन लिख दी अपन ने। अब इसका जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है, इसका भी लेफ्ट हैंड पोर्शन है इक्वल हो गया, तो राइट हैंड पोर्शन को अपन इक्वल कर देंगे। इधर इक्वल कर रहा हूं मैं, देखो EA/RT², ये E नहीं है, ये E0 है, ठीक है, ये हो जाएगा 2t प्लस E0RT²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, इस इक्वेशन को पूरी को RT² से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, EA बचेगा, और यहाँ से टी कट जाएगा, 2r आएगा, यहाँ पे केवल 2RT आएगा, देखो आ गया, और ये t कट जाएगा, और यहाँ पे E0 आएगा। अब इक्वेशन मैच कर लो, कौन सी वाली मैच हो रही है, ये वाली मैच हो रही है, सी। दमदार था, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना, फॉर ए रिएक्शन विद एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ये एक्टिवेशन एनर्जी दी थी, रेशियो ऑफ, इसका रेशियो पूछ रहा है, तो मैं इसका आंसर वैसे बता देता हूं आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। आप इसको ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, दिसंबर 2016 में है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है नहीं, करके देखना, आराम से आएगा, क्योंकि आपको सिंपल यही पूछ रहा है, एंटी लॉग लेना है लास्ट में, और जब इसको पूरे को सोल्व करोगे तो 10 आएगा, और ln k2/k1 = 10 आता है, तो ln को जब हटाओगे तो e⁻10 बन जाएगा, चेक कर लेना। ऐसे ही इसमें पूछा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये है आपका, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर का मतलब इनफाइनाइट, तो मैंने आपको बोला था कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पे a और k क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो जो आपका a है वो ही k है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो यही आएगा, सेम, इसमें कोई भी गलती मत करना, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि ये है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और वो कह रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस के आपको यहाँ पे गिवन है, और उस के की वैल्यू ये है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल के लाएंगे, k = -2000 / t 0.6, ठीक है। अब ये k है अपना, और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आरएनएस इक्वेशन अपन ने लॉग लेने के बाद लिखी है, देखो लॉग k के रूप में है, किसके रूप में, log k के रूप में, ठीक है। तो अपन उसी प्रकार से इसको लिखने की कोशिश करेंगे, देखो log k = क्या होता है, log k = log a माइनस EA/2.303 r और t। जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो log a बराबर तो आता है अपना 6, कितना आता है बेटा,
log a बराबर तो आता है 6, ठीक है। तो एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि अपना ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्लियर। नेक्स्ट जो अपन चेक करेंगे वो ये दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट है, तो -2000 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, माइनस EA 2.303 RT, टी से टी कैंसिल हो गया, टेम्परेचर का रोल ही नहीं है यहाँ पे और दिया हुआ भी नहीं है वैसे टेम्परेचर। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये हो जाएगा 2000 इंटू 2.303 इंटू, ठीक है। अब आर की वैल्यू रखनी है तो आप यूनिट चेक करोगे तो ज्यादातर यूनिट जो है वो किलो जूल में, देखो टाइम में किलो जूल में, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है 8.314 इसको किलो जूल में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कट गया। अब देखो इधर आदमी 16 और 16 लगभग आंसर जो है इसका कितना आ रहा है, ये है, चेक कर लो एक बार, ये मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी 38 के आसपास आएगा, इसका आंसर होगा 38.3 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास आंसर आएगा। तो आंसर ये हो जाएगा, चेक करने एक बार देखो, यही है क्या आंसर, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चेक करेंगे। क्वेश्चन को आराम से देखना होता है, जल्दीबाजी नहीं करनी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपको करना है नीचे वाला, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ऊपर वाला मैं समझा दूंगा, करना आपको है, ठीक है। तो ये एक ही पैटर्न से मिलेंगे लगभग। देखो इधर ये बोल रहा है कि दो केमिकल रिएक्शन है और दो केमिकल रिएक्शन के लिए दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, ठीक है नहीं है। और यहाँ पे शर्त इसने दे दी कि E1 जो है वो E2 से क्या है, ग्रेटर है, क्लियर। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट ज्यादा होगी और वो स्लो होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, बताया हुआ है ना। तो आप समझने की कोशिश करना, इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ, K1 अपॉन A1 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 R, कोई दिक्कत। दूसरा लिख रहा हूँ K2 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 R, बिल्कुल सिंपल है बेटा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, रेशियो ले लेते हैं, रेशियो किसका लेंगे, 2/1, यानी कि इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दो तो K1 8 1 आ गया नहीं है। पहले नीचे कौन सा आएगा, नीचे ये वाला आएगा, तो यहाँ पे K2 8 बनेगा, तो K2 और इसके डिवाइड में जाएगा K1 और यहाँ पे जाएगा आपका A1, ठीक है, इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ये हो जाएगा E1 माइनस E2 R डिवाइडेड, ठीक है भाई। अब अपन ने क्या कहा है बेटा, ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ग्रेटर देन 1 होगी, क्या हो गई, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 हो गई तो आप देखो यहां से आप निकाल सकते हो, इस K1 को इधर ले आओ और A2 को यहां ले आओ ऑप्शन के हिसाब से, तो यहां पे आ गया A1 A2 ग्रेटर देन, हाँ जी, K1 K2, कौन सा ऑप्शन है ये चेक करो, पहला ही ऑप्शन है सर। इस प्रकार से न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देखेंगे, ये बेटा आप खुद सोल्व करना, नहीं सोल्व हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डीकंपोज, ये रिप्रेजेंट वैसा ही क्वेश्चन है देखो, लेकिन एलन की फॉर्म में है इस बार, क्या है, किसकी फॉर्म में बेटा, एलन की फॉर्म में। देखो एलन के 5.0 माइनस कितने भाई 12,000 है ना, और इसी इसको अपन कंपेयर कर लेंगे एलन ए माइनस EA अपॉन RT से कंपेयर कर लेंगे, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, EA इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा। तो EA को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना, EA को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको R को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसके साथ
अब यूनिट भी चेक कर लेना इसकी, यूनिट भी चेक कर लेना। ये देखा किलो कैलोरी में, तो अपन को पता है 2 मान लेते हैं अपन, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये लगभग जो वैल्यू आएगी वो 24 के आसपास आएगी। कितनी आएगी? 24 किलो कैलोरी के आसपास। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है एकदम, कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी तो इतना ही है। जितने भी थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए, नीट के मान लो, चाहे आप जी के मान लो, रॉकेट प्रॉब्लम मान लो, सारी अपनी सोल्व कर लिया। ठीक है, नहीं अब गुरु मंत्र सीख के जाओ आप। जिद जुनून, क्या भाई क्या है? जिद जुनून जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस जरूरी है। ये स्प्लिंग कर दो ये भाई, और ये देखो तीसरे नंबर पे भी प्रैक्टिस है। जिद जुनून प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस यू विल गॉट, और या कह सकते हो अचीव योर टारगेट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट। अपन पढ़ेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।